Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Imran sir from FEI. This class 10th history, chapter number 2, nationalism in India. This is the second and last lecture of this unit. Let us start today's first topic. Towards civil disobedience. जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से ऑफ करना पड़ा गांधी जी को, क्योंकि उनको मतलब पता चला कि काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ये जो मूवमेंट था ये वायलेंट हो गया। गांधी जी ने पहले लोगों को समझाया था कि हमें नॉन वायलेंट मूवमेंट लॉन्च करना है, लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट या दूसरी जगहों पे जो इंसिडेंट्स हुए उसकी वजह से गांधी जी को ये मूवमेंट ऑफ करना पड़ा। और गांधी जी ने कहा कि अगर हमें कोई भी मूवमेंट फ्यूचर में लॉन्च करना हो तो उससे पहले हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि सत्याग्रह मूवमेंट किस तरह से लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे लीडर्स जो कांग्रेस में थे वो इन मोमेंट्स में पार्टिसिपेट करके थक गए थे। उन्होंने कहा कि अब हम और मोमेंट्स नहीं चलाना चाहते हैं। जैसे कि कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बनाई गई, जिसको CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया। लेकिन जो यंग कांग्रेस के लीडर्स थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू थे, वो चाहते थे कि हम और रेडिकल मूवमेंट्स लॉन्च करें। तो इसके अलावा अगर हम बात करें 1920s में इंडियन पॉलिटिक्स, हम कह सकते हैं कि अंदर दो फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन 1928 से स्टार्ट होता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा जो प्राइसेस फेल हो गए एग्रीकल्चर मतलब प्रोडक्ट्स के, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, खासकर जो रूरल एरियाज़ में किसान वगैरह रहते थे, उनको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन का और भी इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह पर भी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, द स्टैचुरी कमीशन, 1928 में साइमन कमीशन को इंडिया आना था, जिसमें 7 मेंबर्स थे। सातों के सातों ब्रिटिश मेंबर्स थे और उनका जो हेड था वो थे सर जॉन साइमन। एक्चुअली में जो काउंसिल सिस्टम यहाँ पे इंडिया में बनाया गया था 1919 में, तो उसके हिसाब से कहा गया था कि 10 सालों बाद इसकी रिकमेंडेशंस फिर से आएगी। लेकिन रिकमेंडेशंस बनाने के लिए इसमें सातों के सातों मेंबर्स ब्रिटिश मेंबर्स थे। इसमें किसी भी इंडियन मेंबर को कंसल्ट नहीं किया गया था। तो इंडिया में जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी उस वक्त, इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग, उन्होंने साइमन कमीशन को बायकॉट किया और वहाँ पे स्लोगन्स हुई गो बैक साइमन। तो इस तरह के जो नारे वगैरह लगी, तो इन्होंने इसकी रिकमेंडेशन मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का सेशन होने वाला था वो लाहौर में होने वाला था। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम कंसेशंस वगैरह जो मांगते थे आज तक ब्रिटिशर से, अब हमें वो नहीं मांगने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम ब्रिटिशर्स। और उसने एक डेट भी दिया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। तो उस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो हम तब तक आज़ाद हो जाएंगे ब्रिटिशर्स से। तो गांधी जी ने कहा कि हमारे पास एक फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई है। इसके लिए हमें एक मूवमेंट लॉन्च करना होगा ताकि लोगों को हम बता सके पूर्ण स्वराज होता क्या है। उसके बाद अगर हम गांधी जी की बात करें, तो गांधी जी ने कह सकते हैं एक लेटर लिखी थी वाइसराय जो उस वक्त था, लॉर्ड इरविन। तो उनको एक लेटर लिखी, उसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी, 11 डिमांड्स, और कहा कि अगर 12 मार्च 1930 तक ये डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है डिसोबे करना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे लॉज वगैरह या रूल चला रही थी, उसको हम डिसोबे करेंगे अगर आपने ये 11 डिमांड्स नहीं मानी। तो उन 11 डिमांड्स में कुछ हम कह सकते हैं कॉमन थी और कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी। लेकिन सबसे मतलब कह सकते हैं खास डिमांड जो इसमें थी वो थी एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, क्योंकि गांधी जी को पता था कि साल्ट अमीर और गरीब सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह की डिमांड रखनी पड़ेगी, चाहे मतलब जिसमें तमाम लोग हमारे साथ इस मूवमेंट में शिरकत करें। और भी इसमें बहुत सारी जो डिमांड्स थी, इसमें फॉर एग्जांपल था कि जो रेशियो बिटवीन रुपये एंड पाउंड स्टर्लिंग है उसको कम किया जाए। इसके अलावा
जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो इम्पोर्ट्स पे भी लगाई जाए। इसके अलावा जो अगर कोई प्रोटेक्शन के लिए अपने पास हथियार रखना चाहता है तो उसको लाइसेंस दी जाए। सीआईडी डिपार्टमेंट को एबॉलिश किया जाए। इसके अलावा इंटॉक्सिकेंट्स या ड्रिंकिंग वगैरह को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा इसमें था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कम किया जाए। तो ये बहुत सारी डिमांड्स थी, जैसे मैंने पहले कहा 11 डिमांड्स थी। अब जो अल्टीमेटम दिया गया था लॉर्ड इरविन को, तो लॉर्ड इरविन ने उस डेट तक, मतलब 11th मार्च, सॉरी 11th मार्च था फाइनल डेट, तो उस दिन तक लॉर्ड इरविन ने कोई भी डिमांड मानने से इनकार किया। इसके अलावा और भी एक डिमांड थी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए। जब ये डिमांड्स पूरी नहीं हुई उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने साल्ट मार्च या दांडी मार्च शुरू किया। महात्मा गांधी ने ये मार्च जो है, साबरमती आश्रम जो उनका था गुजरात अहमदाबाद में, तो वहां पे 78 जो उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे उनके साथ ये शुरू किया। उनको सफर 240 माइल्स का तय करना था और पहुंचना था गुजरात के कोस्टल टाउन या एरिया में जिसका नाम था दांडी, इसीलिए इसको दांडी मार्च कहते हैं। और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और वहां पे वो सी वाटर को बॉयल करने के बाद साल्ट बनाते हैं। इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। अगर हम बात करें तकरीबन तकरीबन साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचने में गांधी जी और उनके साथियों को 24 दिन लगे। उस दरमियान बहुत सारी जगहों पे वो रुके और वहां पे लोगों से खिताब किया। इसके अलावा और भी लोग इनके साथ जुड़ते गए। इसके अलावा दुनिया जो है इंडिया है, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में ये जो साल्ट ला वगैरह है ब्रेक किया गया। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जो हम कह सकते हैं फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट किया गया। पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप्स को बंद किया गया। इसके अलावा पीजेंट्स ने रिफ्यूज किया कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जो रिजर्व फॉरेस्ट्स वगैरह थे वहां पे जो ट्राइबल लोग या हम कह सकते हैं विलेजर्स वगैरह थे वो एंटर हो गए। तो बहुत सारी जगहों पे ये जो ब्रिटिशर्स ने लॉज बनाए थे उनको तोड़ा गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने रिप्रेशन शुरू किया और उन्होंने धीरे धीरे करके लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। तो इन बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कांग्रेस के लीडर्स वगैरह थे, जिसमें अब्दुल गफ्फार खान थे, उनको भी, जो कि गांधी जी का एक डिसिपल था, काफी मानने वाला था, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 1 महीने बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया। तकरीबन तकरीबन 1 लाख लोगों को सिविल डिसोबीडियंस के दौरान मतलब गिरफ्तार किया गया। तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के किला के शोलापुर में जो रेलवे वर्कर्स वगैरह थे उन्होंने अलग अलग, हम कह सकते हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह थे उन पर अटैक करना शुरू किया। तो इस दौरान बहुत सारी वुमेन्स वगैरह को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद गांधी जी को लगा कि अब ये ज्यादा जाति हो रही है, ज्यादा लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ज्यादा लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने इस मूवमेंट को बंद किया। उसके बाद गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट किया जिसको कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट। उसके तहत गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन जाना था। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसका न्योता भी पहले मिला था इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग वगैरह को, लेकिन उस वक्त उन्होंने वहां जाने से इनकार किया था। लेकिन इस बार गांधी जी लंदन चले गए, लेकिन वहां पे भी कोई बात नहीं बनी। तो वहां से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो डिसअपॉइंट होकर वापस आते हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी जब वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल करार दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफार खान वगैरह जैसे लीडर्स है वो जेलों में बंद है। तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने 1932 में इस मूवमेंट को फिर से रिलॉन्च किया। और पहले जो हम कह सकते हैं 1930 में इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद इसको महात्मा गांधी ने 1931 में खत्म किया था, बंद किया था। उसके बाद 1932 में रिलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, लेकिन उसके बाद 1934 तक आते आते ये मूवमेंट खुद ही खत्म हो गया। हाउ पार्टिसिपेंट saw दिस मूवमेंट, द मूवमेंट। अगर हम बात करें जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया,
उनके भी काफ़ी तवक्कात थे। जैसे कि पाटीदार साहब गुजरात एंड जाट साहब उत्तर प्रदेश, जो कि फार्मर्स थे, जो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे मार्केट के लिए। लेकिन 1920s में जो कल्चरल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए एग्रीकल्चर गुड्स के, उसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इन लोगों ने सोचा कि शायद इस मूवमेंट को जॉइन करने से जो रेवेन्यू वगैरह है वो कम किया जाएगा, इसलिए उन्होंने उस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन की। लेकिन जब 1931 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को ऑफ किया, उसके बाद 1932 में फिर से स्टार्ट किया, इन लोगों को इस मूवमेंट पर से विश्वास उठ गया और इन्होंने रिलांच पे इसको अटेंड नहीं किया या इसमें शिरकत नहीं की। अगर गरीब पीजेंट्स की बात करें, तो वो उनके पास पुअर पीजेंट्स के पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, तो वो लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पे रेंट पे लैंड लेते थे और वो चाहते थे कि हम कह सकते हैं वो रेंट वगैरह जो मतलब देना पड़ता था उनको, लैंडलॉर्ड्स को, वो समझते थे कि अगर हम इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद जो रिडक्शन हमारे रेंट में होगी वो हो सकती है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेडिकल मूवमेंट्स वगैरह में हिस्सा लिया, जो सोशलिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट्स ने इंडिया में लॉन्च किया था इसी दौरान, इस मूवमेंट के दौरान। लेकिन बाद में इन्हें भी लगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह है, ये बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी रेंट लैंडलॉर्ड से माफ़ कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इन्होंने भी रिलायंस पे इसको अटेंड नहीं किया। इसके अलावा जो बिज़नेस क्लास था, उन्होंने इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वक़्त इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ में काम ठप था। उस वक़्त इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी, एक तो वो फ्लोरिश हो रही थी, दूसरा उनके ही गुड्स चल रहे थे मार्केट में। उसके बाद जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, उस वक़्त भी जब बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स हुआ, तो इंडिया के गुड्स चले। तो इंडियन बिज़नेसमैन का इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि वो समझते थे कि अगर यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, तो यहाँ पे फॉरेन गुड्स फिर से बंद किए जाएँगे, तो हमारे गुड्स ही चलेंगे। तो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एफआईसीसीआई 1927, और इसके अलावा 1920 में ही इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो इस चीज़ के लिए काम कर रही थी। तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा फंडिंग वगैरह भी की। लेकिन उस दौरान कांग्रेस में जो यंग लीडर्स थे, जो कि सोशलिज्म को मानते थे, जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन ख़ैर, अगर हम बात करें, इन लोगों ने बढ़-चढ़ कर इस मूवमेंट में हिस्सा लिया और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी इसमें खर्च किए। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान 1930 और 1932 में जो रेलवे वर्कर्स थे, इसके अलावा नागपुर और छोटा नागपुर के आस-पास जो वर्कर्स वगैरह थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट में हिस्सा लिया और उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि उनकी वेजेस बढ़ाए जाए और वर्किंग कंडीशंस को ठीक किया जाए। लेकिन ये डिमांड्स इंडस्ट्रियलिस्ट्स के खिलाफ थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने इंडस्ट्रियल, हम कह सकते हैं बिज़नेस क्लास के खिलाफ नहीं जा सकते थे। इसलिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने फिर रिलायंस में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके अलावा और एक फीचर इस मूवमेंट का ये था कि पहली बार इंडिया में रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो हम कह सकते हैं अपर क्लास या अपर कास्ट वुमेन जो थी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन की थी। लेकिन बाद में गांधी जी ने कहा कि वुमेन्स का काम है घर संभालना और बच्चे संभालना। तो उसके बाद इन वुमेन्स के दांत भी खट्टे हो गए, उन्होंने भी रिलायंस में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके अलावा द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, अगर हम बात करें, दो कम्युनिटीज ऐसी थी जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। सबसे पहले अनटचेबल्स, तो पुराने ज़माने से ही इन लोगों को अछूत कहा जाता था, जो कि आउटर कास्ट माने जाते थे। लेकिन 1930 में इन्होंने अपने आप को कहा दलित। दलित होता है अनप्रिविलेज्ड, जिसको कोई प्रिविलेज वगैरह ना मिली हो। लेकिन गांधी जी ने इनको नाम दिया हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और कभी-कभी हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने बांगी वगैरह का काम भी किया, जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, ताकि इसकी नीयत में कोई शक ना करे, क्योंकि गांधी जी हमेशा चाहते थे कि अनटचेबिलिटी एक इविल है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और ये जो दलित वाला ग्रुप है, अगर ये भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाके हमें स्वराज मिल सकता है, आज़ादी मिल सकती है। लेकिन इनकी डिमांड थी कि
हमें रिजर्व्ड सीट्स मिले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि जिस इलाके में इलेक्शंस होंगे वहाँ पे जो वोटर्स में अ, हम कह सकते हैं दलित वोटर्स होंगे, वही दलित वोटर्स अपने दलित कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो बाकी जनरल इलेक्टोरेट में उनका मतलब हम कह सकते हैं उनके वोट्स वगैरह काउंट नहीं होंगे, ना जनरल इलेक्टोरेट में उनके लिए वोटिंग होगी। तो इसके लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एक वार लाइक सिचुएशन हुई, जिसमें गांधी जी परेशान होकर जब वो इंडिया वापस आए तो उसके बाद यरवड़ा जेल जो पुणे में था तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं फास्ट अनटू डेथ करूँगा। उसके बाद पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में, जिसमें हम कह सकते हैं जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। उसमें गांधी जी ने कहा कि हाँ हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे क्योंकि उसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी हमेशा के लिए डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन हम उसके बदले रिजर्व्ड सीट्स देंगे प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इन अनटचेबल्स या दलित्स को। तो तब से इनको कहा जाता है शेड्यूल कास्ट्स। इन दलित्स को क्या कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट्स। इसके अलावा दूसरी कम्युनिटी जो थी जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं की थी वो थी मुस्लिम। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था उसके खात्मे के बाद मुस्लिम्स को एलिनेशन लगना शुरू हुआ था। वो चाहते थे कि या वो मानते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदू की पार्टी है। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो गई थी। तो अली मोहम्मद जिन्ना की जो डिमांड थी वो भी चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट उनको भी दिया जाए और इसके अलावा जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस है जैसे कि बंगाल और पंजाब, तो वहाँ पे उस डोमिनेशन के हिसाब से या ज़्यादा आबादी के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो उसके बाद जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी 1928 में उसमें एक उम्मीद जागी थी कि शायद जो हिंदू मुस्लिम है उनमें एकता हो सकती है, यूनिटी आ सकती है, लेकिन वहाँ पे हिंदू महासभा या आरएसएस के जो मेंबर थे एम आर जयकर, उसने इनकी कोई भी डिमांड मानने से इनकार किया और उसके बाद ये दोनों कम्युनिटीज़ हम कह सकते हैं अलग-अलग काम करने लगी। और फिर आपको पता ही है कि 1947 में किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अगर हम बात करें पहले चैप्टर में हमने जो यूरोप में पढ़ा था कि फ्रांस में किस तरह से कलेक्टिव आइडेंटिटी हासिल करने के लिए वहाँ पे फीमेल एलिगरी बनाई गई जिसका नाम मरियम था, जो कि एक फेमस क्रिश्चियन नेम था। उन्होंने अपनी नेशन को एक कंक्रीट फॉर्म दिया था, एक फीमेल एलिगरी जो रिप्रेजेंट करती थी फ्रेंच नेशन को। इसी तरह से इंडिया में भी इस तरह की फीमेल एलिगरी का नाम दिया गया भारत माता। 1870s में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी इमेज बनाई भारत माता की और साथ ही उन्होंने एक हिम्न लिखा वंदे मातरम अपनी मदरलैंड के लिए। उसके बाद इस वंदे मातरम को उन्हीं की नावल आनंद मठ में इंक्लूड किया गया। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज को पोर्ट्री किया एज एस्थेटिक फिगर, एक जो साधु लड़की के शक्ल में जो एक काम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल खड़ी है जिसके चार हाथ वगैरह रखे हैं इसने। उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन आई, लेकिन फिर हम कह सकते हैं कि भारत माता की जो स्पेशल फीचर्स है वो गॉडेस दुर्गा से लिए गए हैं, जहाँ पे वो शेर के ऊपर बैठी है और उसके एक हाथ में झंडा है इंडिया का और दूसरे हाथ में त्रिशूल। इसके अलावा बहुत सारे जो हम कह सकते हैं फोक सॉन्ग्स, फोक लोर्स वगैरह वो जमा किए गए, जिसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भी वो जमा किए। जो बच्चों के लिए जो राइम्स वगैरह होती है उनको जमा किया क्योंकि उनको पता था कि ये एक नेशनल ट्रेजर है, इसको हमें जमा करना है। जो आज तक लोगों के पास ओरली जनरेशन टू जनरेशन चलते आए हैं उनको हमें प्रिंट की शक्ल देनी है। इसी तरह से साउथ इंडिया में नितिशा शास्त्री ने उन कलेक्शंस को जमा किया और बुक की शक्ल दी जिसको उन्हें टाइटल दिया उन्होंने द फोकलोर्स ऑफ साउदर्न इंडिया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो फ्लैग है स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में 1905 में एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया जिसके तीन कलर्स थे, रेड ग्रीन एंड येलो, और उसमें चार 8 लोटसेस दिखाए गए थे जो रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। और उसके अंदर एक क्रिसेंट मून भी बनाया गया था जो रिप्रेजेंट करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उसके बाद 1921 में गांधी जी ने
स्वराज फ्लैग बनाया जिसके 3 कलर्स थे, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, और उसमें स्पिनिंग व्हील सेंटर में बनाया गया था जो रिप्रेजेंट करता था गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प। तो अगर हम बात करें इसके अलावा रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ब्रिटिशर्स ने यूज़ वर्ड किया था कि इंडिया जो है अनसिविलाइज्ड होते अगर हम इन पर रूल नहीं करते। लेकिन इंडियंस ने जब अपनी हिस्ट्री देखी, जब उन्होंने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन या हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके अलावा इन्होंने अर्थशास्त्र, बोरियंस के बारे में पढ़ा, गुप्तास के बारे में पढ़ा, या जो एपिक्स है इंडिया की, इसके अलावा उपनिषद, पुराणास, महाभारत या वेदास वगैरह, तो उनका हवाला जब इन्होंने देना शुरू किया तो उसमें क्या लगा, उसमें इन्होंने फख्र महसूस करना शुरू किया इंडियंस ने अपने अपने पास्ट पे। तो इन्होंने कहा हमारा पास्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, या हम कह सकते हैं कि इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इनको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना शुरू किया जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए। लेकिन इंडिया का पास्ट काफ़ी ग्लोरियस रह चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया में 20th सेंचुरी में बहुत सारे ग्रुप्स जो इंडिया के थे वो एक साथ खड़े हुए, वो यूनाइट हो गए क्योंकि उनका कॉमन एनिमी जो था वो उनको ब्रिटिश लगा, क्योंकि हर तरफ से ये कम्युनिटीज़ अलग-अलग किस्म से जो स्ट्रगल कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स की वजह से कर रहे थे। लेकिन उनको फिर एक लीडरशिप की ज़रूरत थी। तो 1915 के बाद जब गांधी जी वापस आए तो वो लीडर उनको मिला, और उसके बाद जिस पार्टी ने जो हम कह सकते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट लॉन्च किया वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और डिफरेंट ग्रुप्स यूनाइट हो गए और ब्रिटिशर्स के साथ एकजुट होकर इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह लॉन्च किया, और उसके बाद फाइनली 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। उसके बाद फाइनली ब्रिटिशर्स ने तय किया कि अब हम इंडिया छोड़ेंगे, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज हुआ। स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।